तो नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नया नोटिफिकेशन आया है बिहार टेक्नीशियन के लिए। और उसमें क्या है, 15 जून से आपके आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि कुछ और एक्स्ट्रा भर्तियां भी ऐड हुई है, तो इसके लिए नोटिफिकेशन भी नया आएगा। वो दूसरी भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। 2000 तो आपकी एज इट इज़ है ही, बाकी और एक्स्ट्रा भी ऐड होने वाली है। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इसमें मैं बता दूं, आपके पास काफ़ी ठंडे बस्ते में पड़ा था, बच्चे तैयारी भी इस इंटेंशन से नहीं कर रहे थे। तो जैसे ही पेपर करीब आता है तो बच्चे लग जाते हैं मेहनत करने में, फिर वो डबल स्पीड से मेहनत करते हैं। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली इस सेशन में हम ये देखेंगे कि आपको तैयारी करनी कैसे है। क्योंकि अगर आप बिहार टेक्नीशियन का अगर सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस इन्होंने बहुत अटपटा दे रखा है। अटपटा का मतलब साफ साफ इन्होंने लिख रखा है, टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं भाई आपके पास, तो एज पर फाइनल ईयर ITI सिलेबस, और फिर टॉपिक भी दे रखे हैं। तो टॉपिक कहीं का कहीं दे रखे हैं। तो इसमें हम ये बात करेंगे कि आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि कौन सा टॉपिक किसके बाद आता है ये भी अपने आप में एक उलझन का सवाल रहता है। ठीक है, जो बच्चे पहली बार स्टार्ट कर रहा है उसको तो दिक्कत होती है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको कोई दिक्कत होती नहीं, क्योंकि उनको तो कहीं से पढ़ा लो, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको तो दिक्कत आती आती है कि भाई वो मान लो सबसे पहले ये पहला ही टॉपिक दे दिया उन्होंने, AC मशीन वाइंडिंग, ये ऑल्टरनेटर दे दिया। आप पहले दिन ही बच्चे को ऑल्टरनेटर पढ़ाओगे या पढ़ेगा पहली बार, तो उसको तो दिक्कत होनी होनी है, जब तक उसके बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ठीक है, ये तो सेम वही हो गया, आपको जोड़ना घटाना आता नहीं और इंटीग्रेशन के आपने सवाल दे दिए हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेसिक समझना है, और बेसिक समझने के लिए भी आपको कौन सी बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेगी, ये भी बहुत जरूरी है। तो आज का सेशन इसी बात पर है कि आपको सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे करना है। ठीक है, ये नॉन टेक का सिलेबस दिया गया है, करंट अफेयर से। भाई करंट अफेयर सिंपल सी बात है, आप कहीं से उठा के कर लो, ये तो पढ़ ही लेते हो। आम तौर पे आदमी जानता है ये कौन PM है, कौन खिलाड़ी है, कौन क्या है। आम चीज़ें आम लोगों को समझ में आ जाती है, क्योंकि हमारी डेली डिस्कशन का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन टेक्निकल में ऐसा नहीं है भाई, टेक्निकल में तो आपको कॉन्सेप्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, हालांकि इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन नए सिरे से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे नए भी होंगे, नए भी जुड़ेंगे। ठीक है, तो बाकी ये तो सिलेबस है, जनरल नॉलेज है, लॉजिकल रीजनिंग है, जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है आपके पास, और कंप्यूटर है। ठीक है, और आपके पास टेक्निकल है। तो टेक्निकल के क्वेश्चन सबसे अधिक आएंगे। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर, और मैंने पहले ही बता दिया कितने कितने मार्क्स का ये होने वाला है। आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफ़ी 30-40 वीडियोस भी बनाई हैं इस पर। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे अब आपने स्टार्ट कैसे करना है, और फिर इसके लिए हम क्या कर रहे हैं आपको ये भी साथ में बताएंगे भाई। ठीक है, तो पहला है आपके पास, सिंपल सी बात है, जैसे कि केवल 18 चैप्टर दे रखे भाई इन्होंने, 18 चैप्टर दे रखे हैं। अरे चल जा भाई। ये टोटल आपके पास 18 चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट है आपके पास AC मशीन वाइंडिंग से, ऑल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, DC ड्राइव, DC मशीन वाइंडिंग, ये फलाना ढिमकाना। ठीक है, टॉपिक के नाम है आपको दिख ही रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो आप जो स्टार्ट करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैं बता दूं आपको, अगर इसमें जो सबसे पहला चैप्टर फंसेगा आपको, बेसिक इलेक्ट्रिकल का नहीं है, मशीन, इसको अलग अलग सेक्शन से देखा जाए तो बेसिकली इसमें मशीन का देखो कितना पार्ट है। इलेक्ट्रिकल मशीन का वाइंडिंग उसका पार्ट है, ऑल्टरनेटर उसका पार्ट है, DC ड्राइव उसका पार्ट है, DC मशीन वाइंडिंग उसका पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाइए आप, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, और ये सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग। ठीक है, ये सब क्या है आपके पास देखा जाए तो केवल मशीन का पार्ट है, इतना। तो सबसे पहले हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं, उसके बाद मशीन पढ़ते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना इसलिए पढ़ना पड़ता है आपको, क्योंकि वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्मर में इंपीडेंस पढ़ोगे, तो इंपीडेंस का पता भी तो होना चाहिए आपको। सिंगल फेज 3 फेज वाइंडिंग यूज होगी ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग है भाई। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर अलग है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर अलग है, स्टार होगी, डेल्टा होगी, तो स्टार डेल्टा का कनेक्शन भी तो आना चाहिए आपको। स्टार डेल्टा है क्या, तो उसके लिए आपको स्टार डेल्टा पढ़ना पड़ेगा। वो किस में पढ़ते हैं, बेसिक में, 3 फेज सर्किट में, जिसको पॉलीफेज सर्किट ही बोलते हैं, उसमें पढ़ते हो आपके पास। ठीक है, DC मशीन वाइंडिंग है, DC ड्राइव है। ड्राइव क्या है आपके पास, मोटर है भाई। DC मोटर को ही DC ड्राइव बोल दिया। अब आपको मोटर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, मोटर के कॉन्सेप्ट में बैक EMF आता है, वोल्टेज आती है उसमें, शंट मोटर आता है, सीरीज मोटर आता है, उसमें KVL KCL लगता है कि नहीं लगता, करंट डिवाइडिंग रूल वगैरह लगता है कि करंट शंट में इधर जाएगी, इसमें फील्ड में ये जाएगी।
ठीक है, बैक ईएमएफ क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको भाई जब तक आपको केवीएल केसीएल नहीं लगाना आएगा आपको, तो कैसे इसके न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लोगे आप। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ तो ड्राइव दे दिया, मोटर के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मोटर में आप स्पीड कंट्रोल जब पढ़ोगे डीसी ड्राइव में, तो आपको पता होना चाहिए भाई शंट में जब करंट जा रही है तो बढ़ रही घट रही, तो इस चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि केवल इन 18 चैप्टर को पढ़कर ही आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, तो गलत फहमी में हो आप, फिर रट ही सकते हो क्वेश्चन। और जहां तक बिहार टेक्नीशियन के सवाल है वो रटने वाले नहीं आते भाई, आपके बिल्कुल ए लेवल तक के सवाल थे पिछली बार। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखोगे सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सैग पे भी न्यूमेरिकल्स आ रखा था उस पर, ठीक है, और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स थे जो बहुत अच्छे खासे लेवल के थे। तो इसके लिए आप लोग डीपली स्टडी करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो चलिए मैं बता दूं, अब देखो तो मोटर है आपके पास भाई, ठीक है, इसी प्रकार से ऑल्टरनेटर है। ऑल्टरनेटर अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है। 3 फेज इंडक्शन मोटर है आपके पास, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर तो आप तभी पढ़ोगे जब आपको 3 फेज आता होगा, 3 फेज सप्लाई के बारे में पता होगा, है ना। ऑल्टरनेटर में भी ऑल्टरनेटर भी कौन सा होता है आपके 3 फेज पढ़ते हो आप, उसकी वाइंडिंग स्टार में ही क्यों करते हैं, डेल्टा में क्यों नहीं करते। तो ये सारे रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा समझना पड़ेगा। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट में आप ज्यादा ना समझो, बेसिक बेसिक चीज पढ़ लो। बेसिक चीज का मतलब जैसे कि मान लो आपको ऑल्टरनेटर पढ़ना है तो आपको स्टार डेल्टा का पता होना चाहिए भाई, आपको रेजिस्टेंस इंपीडेंस इन सब चीजों का बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई डेल्टा और स्टार में क्या रिलेशन है आपके पास। तो बेसिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये वाइंडिंग वगैरह और मशीन समझ में आएगी। अगर आप सीधा अल्टरनेटर पढ़ने बैठ गए तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो बेसिक में आपको सिंपल सी बात है, अगर मैं बता दूं डीसी सर्किट पढ़ लो जिसमें आपके पास केवीएल केसीएल लगाना आना चाहिए। बेसिक का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, वोल्टेज सोर्स क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज क्या है, ठीक है भाई, आपके पास करंट सोर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बेसिक पढ़ना ही नहीं। और चलो इस एग्जाम के लिए नहीं, आप औरों में भी तैयारी कर ही रहे होंगे, औरों में काम आ जाएगा आपके पास, तो भाई बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पढ़ लो, एसी सर्किट पढ़ लो, डीसी सर्किट, एसी सर्किट। एसी सर्किट में आपको रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, इंडक्टेंस, रिएक्टेंस इन सब का पता चल जाएगा भैया आपको। ठीक है, और क्योंकि वाइंडिंग पढ़ रहे हो, चलो खैर वाइंडिंग में यह है कि या मशीन भी पढ़ रहे हो, ठीक है, मैग्नेटिज्म का तो थोड़ा बहुत उसमें बता भी देते हैं, सैचुरेशन वगैरह सब जब डीसी मशीन पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं इसको एक सीक्वेंस में लगाऊं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है भाई, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊं आपके पास, ठीक है, तो पहले तो भाई आपको देखो सिंपल सी बात है, बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा भाई। यो सिलेबस में भले ना दिया गया हो, लेकिन आपको बेसिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिक के बिना तो आप आगे जाओगे नहीं। ठीक है, क्योंकि वहीं पे आपको इंपीडेंस बताने लगे, थोड़ी थोड़ी चीजें बताने लगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, बेसिक तो पता होना चाहिए आपको पास। ठीक है, बेसिक्स में 10-12 लेक्चर भी आप बेसिक के देख लोगे, काफी इनफ है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि भाई हमारे पास डीसी मशीन थोड़ी आसान रहती है कंपेयर टू एसी मशीन के। तो अगर आप दूसरे नंबर पे ये पढ़ोगे, नंबर 2 पे क्या, डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव पढ़ने से पहले आपको मोटर पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको डीसी ड्राइव आएगी। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने देखा था आपका जनरेटर से कोई सवाल नहीं था, लेकिन जनरेटर की यहाँ पे डीसी मशीन वाइंडिंग दे दी है भाई आपको। ठीक है, तो ये तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि जनरेटर में है और आपके पास जो मोटर है, दोनों की वाइंडिंग आपके पास कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सेम ही रहती है, लेकिन उनके फीचर्स पता रहने चाहिए आपके पास। पिच फैक्टर क्या है, ठीक है, फ्रंट पिच क्या है, बैक पिच क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जनरेटर में ही पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपके पास डीसी मशीन। ये इसलिए क्योंकि सिंपल सी बात, बेसिक के बाद आप डीसी पढ़ोगे तो आसान रहेगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, हम मशीन ही पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आती है, ये तो डीसी मशीन की बात हो गई। अगर डीसी ड्राइव पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, मैं बता दूं ड्राइव का मतलब जब आप कंट्रोल करते हो किसी रोटेटिंग पार्ट को, ठीक है, वो ड्राइव कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए।
तो मशीन में जितना भी डीसी मोटर है हम जो कंट्रोल कर रहे हैं, उसके स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, तो स्पीड कंट्रोल मेथड पढ़ते हैं, उसकी ब्रेकिंग पढ़ते हैं, तो सब डीसी ड्राइव का ही हिस्सा होते हैं। तो इसलिए आपको पहले मोटर पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट डीसी ड्राइव को पढ़ने चले गए, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि फ्लेक्स बढ़ रहा है तो स्पीड कम हो रही, क्यों बढ़ रही, टॉर्क और स्पीड का क्या रिलेशन है, फाई और आई ए क्या है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए भाई। ठीक है, दूसरी बात आ जाते हैं अब आपके पास, ये तो हो गया आपके पास डीसी वाला। अब इसमें आ जाते हैं मेरे पास, अगर मैं बात करूं, यानी कि मैं बात कर दूं यहाँ पे डीसी मशीन की बात कर दूं, ये वाला डीसी मशीन और डीसी ड्राइव एक ही इसमें आ गए आपके पास। अगर मैं तीसरी बात करूं, अब आपके पास है यहाँ पे ऑल्टरनेटर है, मैं बात करूं यहाँ पे मशीन की अगर बात करूं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बेसिकली यहाँ पे दे रखा है इन्होंने ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्मर ही नहीं पढ़ोगे तो ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग को कैसे पढ़ोगे? ठीक है, वाइंडिंग तो पढ़ ली, इंट्रोडक्शन तो आपको ट्रांसफॉर्मर का पता होना चाहिए भाई, जिस चीज पे तुम वाइंडिंग कर रहे हो वो तो पता ही रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 4 पे डाल दो ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्यों? क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हो तो उसके बाद जब इंडक्शन मोटर पढ़ोगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसको पढ़ने में आसान नहीं रहती है, क्योंकि उसी को हम रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जाओगे आप 3 फेज इंडक्शन मोटर पे, ये मशीन का पार्ट है आपके पास। ठीक है, जब 3 फेज पढ़ लोगे फिर आपके पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ना आप, क्योंकि ये 3 फेज है, ये सिंगल फेज है, छठे नंबर पे इसको। फिर इसके बाद अब यहाँ पे आता है ऑल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर। मैं बता दूं आपको, एक सिंक्रोनस मशीन होती है हमारे पास, जो जैसे हमारे पास डीसी मशीन होती है ना, उसमें मोटर जनरेटर होता है, ऐसे सिंक्रोनस मशीन में हमारे पास ऑल्टरनेटर और मोटर होते हैं। सिंक्रोनस ऑल्टरनेटर को ही, सिंक्रोनस ऑल्टरनेट जनरेटर को ही हम ऑल्टरनेटर ही बोल देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पहले जैसे हमने डीसी में जनरेटर पढ़े थे, तो यहाँ पे भी हम क्या पढ़ेंगे? जनरेटर को। पार्ट हो जाएगा आपके पास 6 के बाद ये 7वां। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम सिंक्रोनस मोटर पढ़ते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आता है आपके पास, ये हो गया नंबर 8। क्लियर है? तो इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। तो ऐसा नहीं, देखो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, मैं बता रहा हूं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता है कि ये चीज मैं आगे पढ़ूं पीछे पढ़ूं, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ कि हो सकता है कुछ नए बच्चे भी हैं भाई जो पहली बार ही दे रहे होंगे, पता होना चाहिए फिर भी, लेकिन आप पुराने भी हैं तो पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा इस सिक्वेंस में पूरे उसमें। क्लियर है भाई? अब यहाँ पर आपके पास देखा जाए तो ये ट्रांसफॉर्मर भी हो गया आपके पास, और ये ऑल्टरनेटर भी हो गया, ये आपके पास डीसी ड्राइव भी होगी, और सिंक्रोनस मोटर भी हो गया, सिंगल फेज मोटर भी हो गया। मशीन का लगभग पूरा पार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ एसी ड्राइव की, इंडक्शन मोटर जैसे डीसी ड्राइव उसके पार्ट है मेरे पास, तो ये एसी ड्राइव दे रखा VVF, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो इसमें फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को चेंज करके इसमें परिवर्तन करते हैं स्पीड में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 7 हो गए 8 हो गए थे तो ये हो गया नोवा, इसको पढ़ सकते हैं। इंडक्शन मोटर के साथ अगर इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके पास, क्योंकि इंडक्शन मोटर का ही तो एसी ड्राइव कौन से हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को ही तो कंट्रोल कर रहे हैं, जो एसी ड्राइव है एसी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये बेसिकली हो गए आपके पास। अब आपने यहाँ पे बेसिक पढ़ लिया, मोटर पढ़ लिया, मोटर में जनरेटर पढ़ लिया, जनरेटर में देखते हो लाइट कैसे बनती है। अब फिर आती है उसको, आपने बेसिक में बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि क्या होता है, कैसे होता है, वोल्टेज करंट क्या होती है। फिर मशीन में पढ़ा आपने, मशीन में ये पढ़ते हो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो मशीनें हैं, ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है, जनरेटर का काम क्या है आपके पास, ये सब पढ़ लिए, और मोटर का काम क्या है। अब देखना आपको, ये बना तो लिया आपने जनरेटर के द्वारा, इसको सप्लाई कैसे करनी है, तो आता है पावर सेक्टर का हिस्सा, पावर को ट्रांसमिट जनरेट करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देख रखा है, यहाँ पे देखो एक ट्रांसमिट देख रखा है, ये है आपके पास जनरेशन, इलेक्ट्रिकल पावर, थर्मल, हाइड्रोलिक, इसके जरिए हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किसके जरिए करते हैं? जनरेटर के। जनरेटर आप यहाँ पढ़ चुके हैं। फिर उसको क्या करते हैं हम? ट्रांसमिट करते हैं। किसके जरिए करते हैं? ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप करके। ठीक है, तो इस सेक्शन को आप सबसे पहले जनरेशन पढ़ोगे। टोटल 9 चैप्टर हो गए थे, ये हो गया आपके पास 10वां नंबर। मैं थोड़ा डार्क वाला ले लेते हैं, ये क्या हो गया आपके पास? तो जनरेशन पढ़ लोगे जब आपकी भाई थर्मल से कैसे जनरेट हो रही है, हाइड्रो से कैसे, न्यूक्लियर से कैसे, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, इनसे बिजली जनरेट हो रही है, कहाँ पे इनका सेटलमेंट होता है, कितनी बिजली बनाएंगे, कितना न्यूक्लियर का कितना रोल है, ठीक है, हाइड्रो का कितना रोल है, थर्मल का कितना रोल है, इनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो यहाँ पे आप पावर प्लांट पढ़ोगे।
अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सीख गए आप। इसके बाद क्या पढ़ोगे, इसको ट्रांसमिट भी करना है, तो यहाँ पे आ जाओ ट्रांसमिशन वाला चैप्टर 16 है आपके पास भाई, क्या है 11वां। इसको मैं 11 नंबर दूंगा क्योंकि आपने जनरेट कर लिया, अब इसको ट्रांसमिट भी तो करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है भाई। तो ये पावर, अब इसमें जो आपके पास ये है क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन हो गया, थर्मल इलेक्ट्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, जनरेशन हो गया। अब इन सभी में भाई आपके पास मैं बता दूं ये जो टूल्स लगते हैं आपके पास, सर्किट ब्रेकर्स, ये आपके पास जितने भी पावर प्लांट है, ये जितने भी हमारे पास सिस्टम है वहाँ पे इनका यूज़ होता है। तो फिर पढ़ते हैं हम, ये ट्रांसमिशन हो गया, ये स्विच गियर का हिस्सा आ जाता है। फिर पढ़ते हैं हम सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इसको बोल दिया मैंने, 11 नंबर ये हो गया था, 12वां नंबर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर पढ़ते हो आप, इसमें एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट, SF6, इनके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, कहाँ कनेक्ट होते हैं, इनकी मेकिंग करंट, ब्रेकिंग करंट, ठीक है, और इनकी रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, सब चीज़ें पढ़ते हो इसमें। क्लियर है भाई। अब ये चीज़ें हो गई यहाँ तक आपके पास, आप देख पा रहे हो ये बेसिकली हमने बेसिक मशीन और पावर सिस्टम को पढ़ लिया। पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, सर्किट ब्रेकर भी पढ़ लिया। अब आते हैं आपके अलग अलग टॉपिक, जैसे आपके पास इल्यूमिनेशन है, इसको आप कैसे भी पढ़ सकते हो। इल्यूमिनेशन लाइट पढ़ते हो आप कि कौन सा बल्ब कहाँ कहाँ लगाते हो, किसी भी रेटिंग में डाल सकते हो आप, ठीक है। इंडस्ट्री वायरिंग है, अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हो कि वायरिंग कौन सी यूज़ होती है, कहाँ पे यूज़ होती है, किस रेटिंग की यूज़ होती है। मशीन कंट्रोल कैबिनेट्स में, इसमें रिलेज वगैरह सब, कि भाई जो कैबिनेट्स लगाते हो आप, कैबिनेट्स जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे रहते हैं उनमें रिले होती है, फ्यूज लगे होते हैं, कैसे लगेंगे, किस प्रकार से लगेंगे, वो सब इसमें पढ़ते हो आप, ठीक है। ये पावर जनरेशन मेरे से छूट गया था, ये भी आपका इसी का पार्ट है। पावर जनरेशन का मतलब आप जनरेट कैसे कर रहे हो पावर को, ठीक है। इसमें चारों पावर प्लांट आ जाते हैं, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर और डीजल भी आता है, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल सोर्सेज भी आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये इसी के साथ अटैच है आपके पास। पावर जनरेशन भूल गया था मैं आपके पास। क्लियर है भाई। ये हो गया डोमेस्टिक एप्लायंस, इसको भी आप कभी पढ़ सकते हो, ठीक है। डोमेस्टिक एप्लायंस का मतलब आपके पास जब आपको वोल्टेज वगैरह और रेजिस्टेंस और पावर इन सब के बारे में पता है तो सिंपल से सवाल यही आते हैं कि भाई आपके पास हीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। ये आपके पास इतनी यूनिट खा रहा है लाइट, इतनी यूनिट का कंजप्शन कर रहा है, इतनी देर में कितना कंजप्शन करेगा। तो ये सभी जो भी आपके घरों में डोमेस्टिक अप्लायंस यूज होते हैं उन्हीं के बारे में पूछता है, किस प्रकार का होल्डर है, ये सब चीज़ें ना, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी प्रकार से अंडरग्राउंड टेबल है। अंडरग्राउंड केबल का मतलब है एक आप ओवरहेड लाइन यूज़ करते हो, एक अंडरग्राउंड केबल यूज़ करते हो आप। अंडरग्राउंड केबल ज़मीन के अंदर, इसके फीचर्स देखने हैं, कैसा होता है, क्यों करते हैं अंडरग्राउंड, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है, कितनी लेयर्स होती हैं, हर एक लेयर्स का क्या काम है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। तो ओवरऑल इसमें क्या हो गया, मैंने बता दिया, लगभग 12 तक मैंने रेटिंग की है। उसके बाद अपने हिसाब से आप अपने कोडिंग पढ़ सकते हो। इसमें अगर आप मशीन पढ़ लोगे, जनरेशन पढ़ लोगे और ट्रांसमिशन पढ़ लोगे, सर्किट ब्रेकर पढ़ लोगे और ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, तो उसके बाद तो आप इनमें से कोई सा भी आगे पीछे पढ़ सकते हो। लेकिन जो पहले 12 बताया मैंने उनको उसी सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। तो चलिए, ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा सेशन और ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा जिन बच्चों को ये समझना है कि हमें इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैंने बता दिया भाई, बेसिक को तो इसमें सिलेबस में भले ना हो, एडिशनल पढ़ लो अपनी तरफ से किसी प्रकार से, क्योंकि बिना बेसिक्स के आगे चीज़ें समझ में नहीं आएगी। बाकी के आप स्टेप उसी प्रकार से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसकी तैयारी के लिए मैं बता दूं आपको, हम इसमें MCQ सेशन लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल 18 चैप्टर है ना, बिल्कुल 18 के 18 चैप्टर कवर होंगे उसमें। यूट्यूब पे लाइव रहना है डेली, ठीक है। और ये बिल्कुल सेम इसी चैप्टर के हिसाब से होंगे, इसी मशीन वाइंडिंग, ऑल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, DC ड्राइव और DC मशीन, ठीक है, डोमेस्टिक इल्यूमिनेशंस, इंडस्ट्री वायरिंग, सभी के क्वेश्चन होंगे। आप देख पा रहे हो, अगर इनके आप लगभग 100 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कर लो, 1800 क्वेश्चन बैठ जाते हैं तो बहुत होते हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा आपका बिल्कुल ITI का नहीं रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि अब मान लो यार मैं इसमें डालूंगा तो ये भाई ऑल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में, तो ऐसे क्वेश्चन तो डालूंगा ही, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल भी होंगे, ठीक है, और इनका लेवल भी अच्छा रखा जाएगा। आप देख लोगे जब एक सेशन अटेंड करोगे, आप क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि हाँ सर इससे बाहर आएगा नहीं क्वेश्चंस, ठीक है।
आपका एक भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं। जिस जिस लेवल का क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे लेवल इसमें अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए भाई बच्चों, जल्दी मिलते हैं आपको, और जल्दी अगले सेशन में मैं अगली वीडियोस में बता दूंगा कि किस डेट से स्टार्ट हो रहा है और ये सेशन। तो अगली वीडियो को देखना ना भूले बिल्कुल भी, अगली वीडियोस में पता चल जाएगा। आई थिंक मंडे या ट्यूसडे से आपका ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट डेट अगली वीडियो में ही बता पाऊंगा कि शेड्यूल देकर कब स्टूडियो फ्री है, कब मैं भी फ्री हूँ, बाकी वो टीम जो इसके एमसीक्यू पे काम करेगी वो कब तक कर देगी, आपके लिए डाटा बना के दे देगी जो क्वेश्चंस मैं उनको दूंगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपको लेटेस्ट उसके साथ, लेटेस्ट नया डाटा और नई जोश के साथ शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखना एक बार आप जब क्वेश्चंस करोगे आपको खुद पता चल जाएगा, हाँ इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी करो। थैंक यू सो मच।